हेलो ऑल, मैं प्रद्युम्न स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेडिजी वी मेक इट इज़ियर में। आज हम बात करने जा रहे हैं, एक नई वैकेंसी आई है इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट की 2023 बैच के लिए। ऑनलाइन फॉर्म इसके चालू हो गए हैं। आपने यूट्यूब के अभी जो बैनर आया होगा थंबनेल, उसमें आपने देख लिया होगा इसकी लास्ट डेट के बारे में, इसका फॉर्म कब से फिल होने वाले हैं उसके बारे में आपने डिटेल में इसको देख लिया होगा। अब हम इसके डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, कब इसके फॉर्म भरने जाने वाले हैं, क्या इसकी फ़ीस होगी, क्या इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे और सारी डिटेल्स हम इसमें देखेंगे। क्वेश्चन पेपर किस तरीके से इसमें आने वाला है, एग्ज़ाम का मोड कैसा रहेगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, उस सब के बारे में बात करेंगे। उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे और डिटेल नोटिफिकेशन में जो जो चीज़ें लिखी हुई होंगी उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं ये जो वैकेंसी निकली है वो निकली है इंडियन कोस्ट गार्ड में और असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकली है 2023 बैच के लिए। और 17 अगस्त 2022 को ये जो है ये पोस्ट अपडेट की गई थी, जैसा कि आप इसमें स्क्रीन पर देख रहे होंगे। जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है। और इन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है असिस्टेंट कमांडेंट के लिए। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के लिए यहाँ पे लिया गया है और जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो इसको भर सकते हैं फॉर्म को। और यहाँ पे आप और देख सकते हैं शॉर्ट में इसका जो नोटिफिकेशन है, ठीक है। शॉर्ट डिटेल्स के बारे में हम बात कर लेते हैं, शॉर्ट में क्या डिटेल्स इसकी हैं उसके बारे में। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी रहने वाली हैं। एप्लीकेशन चालू हो जाएगी आपकी 17 अगस्त से, 17 अगस्त 2022 से इसमें एप्लीकेशंस आपकी चालू हो जाएंगी। फॉर्म भरना आप चालू कर सकते हैं, मतलब आज आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद लास्ट डेट क्या रहेगी, लास्ट डेट रहेगी 7 सितंबर रहेगी और शाम को 5:30 बजे तक आप भर सकते हैं और उसको कंप्लीट कर सकते हैं। एग्ज़ाम के लिए इसमें टेंटेटिव डेट आपको दे रखी है, वो होगी नवंबर 2022 में और एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से पहले आपको मिल जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। एप्लीकेशन फ़ीस जो इसकी रहने वाली है, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 250 रुपीज़ रहेगी और एसटी और एससी कैंडिडेट्स के लिए इसमें कोई भी फ़ीस नहीं ली जाएगी, ठीक है। इस तरीके से ये रहेगा। उसके बाद इसमें जो टोटल वैकेंसीज़ हैं वो हैं 71, 71 जो पोस्ट हैं वो इसमें दी गई हैं और बाकी जो पोस्ट हैं वो बटी हुई हैं। जनरल ड्यूटी एंड CPL SSA के लिए 50 पोस्ट हैं। टेक्निकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल्स के लिए जो हैं वो हैं 20 पोस्ट। लॉ एंट्री इसमें 1 पोस्ट रहेगी। तो इस तरीके से करके ये 71 पोस्ट हो जाती हैं। अब यहाँ पे हम देख लेंगे ब्रांच नेम, हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे पोस्ट निकली हुई है, उसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे और कौन इसको भर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। मेल भर सकते हैं या फीमेल्स भर सकती हैं। और उसके बाद हम देखेंगे एज लिमिट इसमें क्या रहने वाली है। जनरल ड्यूटी GD के लिए इसमें बैचलर डिग्री आपसे मांगी गई है, जिसमें 60% आपके मार्क्स होने चाहिए सारे सेमेस्टर्स में, ठीक है। उसके बाद और मैथ फिजिक्स ये आपके सब्जेक्ट होने चाहिए 10+2 में, मतलब साइंस स्ट्रीम से, PCM से आपने अपनी 12th पास की हो। और सिर्फ इसमें मेल कैंडिडेट्स में फॉर्म भर सकते हैं, ओनली मेल कैंडिडेट्स आर अलाउड। और जो इसकी एज लिमिट रहेगी वो रहेगी 1/7/1997 से लेकर 30/6/2021 तक इसमें जो है वो एज लिमिट रहेगी। 1 जुलाई 1997 टू 30 जून 2001 तक का इसमें रहेगा। उसके बाद आती है कमर्शियल पायलट CPL SSA के लिए, जिसमें आपको 10+2 आपसे मांगा है, 12th पास होनी चाहिए आपकी और 60% मार्क्स उसमें कम से कम आपके होने चाहिए। एंड वैलिड कमर्शियल पायलट लाइसेंस फ्रॉम DGCA से आपको कमर्शियल पायलट का लाइसेंस मिला हुआ होना चाहिए वैलिड। मेल और फीमेल दोनों ही इसमें भर सकते हैं। और जो इसमें रहने वाला है एज का जो क्वालिफिकेशन दिया हुआ है वो दिया है 1 जुलाई 1997 टू 30 जून 2003 तक के लिए इसमें दिया गया है। टेक्निकल मैकेनिकल जो दिया गया है, BE BTech इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए नेवल आर्किटेक्चर से, या मैकेनिकल की डिग्री, या मरीन डिग्री, या फिर ऑटोमोटिव और मैकेट्रॉनिक्स में होनी चाहिए, या फिर इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन और मेटलर्जी और डिज़ाइन में, या एरोनॉटिकल या एरोस्पेस में। लेकिन इस सब में आपको 60% मार्क्स आपको लाने होंगे। 60% मार्क्स आपके इस डिग्रीज में होनी चाहिए, BE या BTech आप जो करते हैं, और बाकी सारी डिग्रीज जो इसमें लिखी हुई हैं।
मैथ्स और फिजिक्स आपके सब्जेक्ट होने चाहिए, मतलब आपने पीसीएम से 10+2 किया होना चाहिए। और बाकी जो हैं वो हम नोटिफिकेशन में देखेंगे, वो मैं आपको पढ़ के अभी सुनाऊंगा। इसमें भी आप सिर्फ मेल कैंडिडेट जो हैं वो ही इस एग्ज़ाम को दे पाएंगे। और सेम इसका एलिजिबिलिटी रहेगा एज के लेकर, वो रहेगा 1 जुलाई 1997 से लेकर 30 जून 2001 तक के लिए इसमें दिया गया है। टेक्निकल इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से जो दी गई हैं उसमें रहेगा इंजीनियरिंग डिग्री आपको होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल से या इलेक्ट्रॉनिक्स से, या फिर टेलीकम्युनिकेशन से, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन से, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल से, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, या फिर पावर इंजीनियरिंग, या फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से। और मिनिमम 60% आपके इसमें मार्क्स होने चाहिए। मैथ्स और फिजिक्स आपके 10+2 में होनी चाहिए, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स से आपका ये 10+2 आपका होना चाहिए। उसके बाद में जो डिटेल जो नोटिफिकेशन में बाकी इसमें दिया हुआ है, सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही इसको भर सकते हैं। और सेम इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज का रहने वाला है, जो रहेगा 1 जुलाई 1997 से लेकर 30 जून 2021 तक के लिए। लॉ एंट्री के लिए बैचलर डिग्री इन लॉ में होनी चाहिए और 60% आपके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। मेल और फीमेल दोनों ही इसको भर सकते हैं। 1 जुलाई 1997 से लेकर 30 जून 2001 तक इसका एज का क्वालिफिकेशन रहेगा। इसके अलावा फॉर्म भरने का इसमें सब आ गया है, जो सा कि मैंने आपको बताया किस तरीके से इसको फॉर्म भरना शुरू हुए हैं 17 अगस्त से, और 7 सितंबर को आप शाम को 5:30 बजे तक इसका फॉर्म भर सकते हैं। ये इस तरीके के रहेगा। और इसमें लिखा हुआ है इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन रीड द फुल नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई ऑनलाइन। तो हम अभी आप जिन जिन लोगों को अप्लाई करना है उनके लिए मैं आपको नोटिफिकेशन इसमें बता देता हूँ, नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, किस तरीके से वो रहने वाला है। ठीक है, तो इस सब के बाद अब मैं एक पीडीएफ फाइल खोलने जा रहा हूँ जिसमें इसका डिटेल नोटिफिकेशन लिखा हुआ रहेगा। ये नोटिफिकेशन है, इसको एडोबे में मैं खोलूँगा। यहाँ पे अब हम देखेंगे कि किस तरीके से ये काम करेगा। सबसे पहले इंडियन कोस्ट गार्ड है, ये इंडियन कोस्ट गार्ड में ये भर्ती निकली हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ये अंडर में आती है। असिस्टेंट कमांडेंट की इसमें वैकेंसीज निकली हुई हैं जनरल ड्यूटी के लिए, कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए, टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए और लॉ के लिए निकली हुई है। सेकंड बैच है इसका 2023 का। ठीक है, उसके लिए एग्जाम ये होने वाला है। एप्लीकेशंस विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन, ये एप्लीकेशन जो रहेंगी ये ऑनलाइन ही इसका फॉर्म भरने को आएगा। और 17 अगस्त 2022 से लेकर 11 बजे से ये चालू हो गया है। और 7 सितंबर 2022 तक, 7 सितंबर तक आप भर सकते हैं शाम को 5:30 बजे तक। 17:30 का मीनिंग है शाम को 5:30 बजे तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। उसके अलावा और डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। असिस्टेंट कमांडेंट है, ये ग्रुप ए के गजेटेड ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन इसका ऑनलाइन होने वाला है। ये यहाँ पे इन्होंने वेबसाइट दे रखी है joinIndianCoastGuard.cdac.in। आप इस वेबसाइट पे जाके इस फॉर्म को भर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए हम अभी बात कर चुके हैं, तो मैं वापस से इसको नहीं पढ़ूंगा। जनरल ड्यूटी के लिए हो गया, कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए हो गया, टेक्निकल और मैकेनिकल के लिए हो गया, ये हम अभी पढ़ चुके हैं। टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ये भी हम पढ़ चुके हैं, और लो एंट्री की जो एक पोस्ट है उसके लिए भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, एसएसए का मीनिंग, एसएसए जो ऊपर दिया हुआ था उसका मीनिंग होता है शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट। शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट कमांडेंट इज फॉर ए पीरियड ऑफ 8 ईयर्स, 8 साल का ये रहेगा। विच में बी एक्सटेंडेड टू 10 ईयर, 10 साल की एक्सटेंडेड होकर ये नौकरी आपकी होती है, एंड फर्दर एक्सटेंडेबल अप टू 14 ईयर्स। तो लास्ट ये 14 ईयर्स तक आप ये जॉब कर सकते हैं। नॉर्मल कंडीशंस में 8 ईयर्स की रहने वाली है, जो एक्सटेंड होकर 10 ईयर की जा सकती है, और 14 ईयर्स तक भी इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। तो किसी भी कंडीशन में 14 ईयर्स तक आपसे जॉब करवाई जाएगी, और उससे ज़्यादा ये एक्सटेंड नहीं होती है, और मिनिमम जो है उसमें 8 साल की आपको नौकरी करनी है। इसके बाद एज रिलैक्सेशन है, इसको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। 5 साल के लिए एसटी और एससीज के लिए इसमें एज रिलैक्सेशन रहने वाला है। उसके अलावा ओबीसीज के लिए भी इसमें रहेगा, नॉन क्रीमी लेयर जो आते हैं उनके लिए, और जो उनकी रिजर्व पोस्ट रहेंगी वो सिर्फ उन्हीं के लिए उनको रहेगा। मैक्सिमम 5 ईयर रिलैक्सेशन इन एग्रीगेट एंड द डिग्री सर्टिफिकेट एसटी कैंडिडेट के लिए रहेगा। ये सब इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद पोस्ट की हम बात कर लेते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड हैज़ द डिस्क्रिप्शन टू फिक्स क्वालिफाइंग मार्क्स, क्वालिफाइड मार्क्स वो खुद सेट करेंगे, तो इसको भी ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। वैकेंसीज़ की डिटेल्स हम देख सकते हैं, वैकेंसीज़ कितनी सब चीज़ के लिए हैं वो देख लेते हैं।
जनरल ड्यूटी जीडी के लिए एस की 7 पोस्ट हैं, एसटी की 4 पोस्ट हैं, ओबीसी की 14, ईडब्ल्यूएस की 3, अनरिजर्व्ड की 22 पोस्ट और टोटल इस तरीके से हो जाती है हमारी 50 पोस्ट। टेक्निकल इंजीनियरिंग का रहेगा 3 पोस्ट, और या इलेक्ट्रॉनिक्स का भी जो था वो एस के लिए 3 पोस्ट, एसटी के लिए 2 पोस्ट, ओबीसी के लिए 5 पोस्ट इसमें दी गई हैं, और ईडब्ल्यूएस के लिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 1 पोस्ट है, और अनरिजर्व जो पोस्ट रहेंगी वो 9 है। इस तरह से टोटल मिला के 20 हो जाते हैं। लॉ की जो पोस्ट दी गई है वो सिर्फ ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए है, और सिर्फ एक ही पोस्ट रहेगी, टोटल इसका 1 होता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 71 जो पोस्ट हैं वो टोटल यहाँ पे कंप्लीट होती हैं। इसमें ये कह रहे हैं ये टेंटेटिव हैं वैकेंसीज, इसको बढ़ाया या घटाया भी जा सकता है ट्रेनिंग स्लॉट के हिसाब से। एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसको कुछ भी देखने की आपको ज़रूरत नहीं है, जनरल कंडीशंस होती हैं, ठीक है। सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहेगा उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो द सिलेक्शन ऑफ ऑफिसर रिक्रूट्स इज बेस्ड ऑन ऑल इंडिया ऑर्डर ऑफ मेरिट इसमें बनाई जाएगी ऑल इंडिया लेवल पे, विच इज बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन वेरियस स्टेज। 5 इसकी स्टेज होने वाली है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। उसके हिसाब से एक्सप्लेन इन डिटेल बिलो नीचे हम इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी होती हैं उसके हिसाब से। क्लियरिंग ऑफ स्टेज 1, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ इज कंपलसरी। सारी ही जो स्टेजेस हैं आपको क्लियर करनी पड़ेंगी आईसीजी में जाने के लिए। ऑल कैंडिडेट्स विल बी कंपलसरीली सब्जेक्टेड टू बायोमेट्रिक आपके किए जाएंगे, फोटो आइडेंटिफिकेशन किए जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका किया जाएगा वेरियस जो स्टडीज होंगी एग्जाम में उनके टाइम पे। डिटेल्स ऑफ वेरियस स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन आर एज फॉलोज, ठीक है। सबसे पहले आएगी आपकी स्टेज 1। स्टेज 1 में क्या होगा? स्टेज 1 विल इंक्लूड कंडक्ट ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट आपका लिया जाएगा फॉर द एलिजिबल एप्लीकेंट्स विच विल बी ए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो CBE होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ही होने वाला है। कंडक्टेड एट वेरियस सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया, सारे इंडिया में इसके किए जाएंगे, पेपर लिया जाएगा। स्क्रीनिंग टेस्ट इज टू बी कंडक्टेड फॉर कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ GD CPL in technical, mechanical, electrical and electronics. The screening test will be conducted in MCQ pattern. MCQ में आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, मतलब ABCD करके आपके क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाने वाले होते हैं। विद मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 400, 400 नंबर के इसमें मार्क्स रहेंगे, कंसिस्टिंग ऑफ 100 क्वेश्चंस, मतलब एक जो क्वेश्चन रहने वाला है वो 4 मार्क्स के बराबर का आपका क्वेश्चन होगा। तो 100 क्वेश्चन होंगे जिनको कुल मिलाकर 400 मार्क्स में चेंज किया जाएगा, विद 4 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 1 नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच करेक्ट आंसर। तो 1/4 इसके हिसाब से इसमें नेगेटिव मार्किंग दी जाएगी, ठीक है। एक गलत, 4 गलत जवाब पे एक सही जवाब के बराबर का आपका आंसर कट कर दिया जाएगा। द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम विल बी ऑफ 2 आवर्स, 2 घंटे का इसका एग्जाम आपसे लिया जाएगा। एंड मीडियम ऑफ टेस्ट पेपर विल बी इन इंग्लिश ओनली, तो इंग्लिश में ही आपका पूरा टेस्ट लिया जाएगा। द कैंडिडेट हैज़ टू टेक फॉलोइंग टेस्ट डिपेंडिंग ऑन पोस्ट अप्लाइड। पोस्ट के हिसाब से आपसे अलग अलग पेपर लिए जाएंगे, वो किस तरीके से लिए जाएंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। सेक्शन 1 जिसमें आते हैं GD CPL, SSC शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट जिनकी रहेगी, इंग्लिश के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 25 सवाल, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 25, जनरल साइंस एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड इसके क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे 25, और जीके के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी पूछे जाएंगे 25। तो कुल मिलाकर आपके यहाँ पे हो जाते हैं 100 सवाल, और 2 घंटे का आपका ड्यूरेशन रहेगा। 400 नंबर के क्वेश्चन आ गए, क्योंकि 100 क्वेश्चन हैं और हर क्वेश्चन कैरी करता है 4 मार्क्स, तो 400 नंबर के क्वेश्चन आपके रहेंगे। सेक्शन 2 जो होगा वो होगा मैकेनिकल एंट्री के लिए, और मैकेनिकल एंट्री में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जनरल साइंस एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जीके के आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और मैकेनिकल के आपसे 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से 2 घंटे में आपसे फिर वापस से यहीं पे 100 सवाल पूछे जाएंगे, जिनका मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 400। हर क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स कैरी करेगा, और नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 की रहेगी, मतलब 4 क्वेश्चन आप गलत कर देते हैं तो एक क्वेश्चन के बराबर उसमें से मार्क्स काटे जाएंगे, मतलब 4 मार्क्स। सेक्शन जो 3 रहेगा वो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंट्री के लिए रहेगा, जिसमें इंग्लिश के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके अलावा जनरल साइंस एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जीके के भी 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और आपकी जो फील्ड रहेगी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स उसके आपसे 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वापस से यहाँ पर हमारे 100 क्वेश्चन हो जाते हैं जो 400 नंबर के होने वाले हैं, -1/4 आपकी रहेगी, मतलब 1 नंबर आपसे एक क्वेश्चन के लिए काटा जाएगा अगर वो नेगेटिव रहता है तो,
और पेपर ये सेम 2 घंटे का रहेगा, ठीक है। ऑल इंडिया कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट फॉर स्टेज 1 विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स स्कोर्ड इन स्टेज 1 में जो मार्क्स लिए जाएंगे वो, एंड डेट ऑफ बर्थ रहेगा। इफ मेरिट इज टाइट एट लास्ट शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट देन ऑल कैंडिडेट हैविंग सेम मार्क्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर स्टेज 2। तो जैसे मान लीजिए सबके 300 नंबर आ रहे हैं, लास्ट ये रहेगा, तो 300 नंबर पे जितने भी कैंडिडेट्स लाएंगे, जो मिनिमम जो मार्क्स रहेंगे उसमें जितने भी कैंडिडेट्स रहेंगे उनको स्टेज 2 के लिए यहाँ पे क्वालिफाइंग माना जाएगा, ठीक है। ये सब रहेगा। इसके बाद स्टेज 2 जो रहने वाली है वो प्रीलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड रहेगा। उसमें क्या रहेगा, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द स्टेज 1 कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर अपीयरिंग स्टेज 2 PSP प्रीलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड के लिए, विच विल बी कंडक्टेड फॉर ए डे एट नोएडा में लिया जाएगा, या मुंबई, गोवा में, चेन्नई में और कोलकाता में जो सेंटर्स बना जाएंगे उनके लिए। कैंडिडेट्स टू गिव द चॉइस ऑफ PSB सेंटर एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म आप जब भरेंगे तो आपसे ये चॉइस पूछ ली जाएगी कि आप कहाँ पे अपना PSB देना चाहते हैं। कैंडिडेट्स विल बी स्क्रीन थ्रू कंप्यूटराइज कॉग्निटिव बैटरी टेस्ट, ये आपसे टेस्ट लिया जाएगा, एंड पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट आपसे लिया जाएगा। द CCBT विल बी इन इंग्लिश ओनली, ये जो CCBT जो रहेगा कंप्यूटराइज कॉग्निटिव बैटरी टेस्ट, ये इंग्लिश में रहेगा, एंड विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप आपसे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे, ठीक है। पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन PP एंड DT जो रहेगा, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, द कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू स्पीक एंड डिस्कस इन इंग्लिश, स्पीक आपसे बोलने के लिए कहा जाएगा और डिस्कस करने के लिए कहा जाएगा इंग्लिश में। हाउएवर दे आर फ्री टू स्पीक इन हिंदी इफ दे विश टू डू सो, लेकिन वो हिंदी में भी बात कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं रहेगा। स्टेज 2 एग्जामिनेशन इज ओनली फॉर क्वालिफाइंग नेचर, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर की रहेगी, या तो आप इसमें पास हो जाएंगे या फेल हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से ये रहेगा। कैंडिडेट वेरिफिकेशन, ये बायोमेट्रिक वगैरह किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपका रहेगा, इसको भी कुछ आपको सोचने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है स्टेज 3। स्टेज 3 में आपसे क्या करवाया जाएगा वो हम देखते हैं। फाइनल सिलेक्शन बोर्ड इसे हम बोलते हैं। द कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग फॉर स्टेज 3 विल बी इंटीमेटेड ऑन कंप्लीशन ऑफ स्टेज 2 एट रेस्पेक्टिव सेंटर्स पे ये लिए जाएंगे। The schedule of stage 3 will be intimated to the candidate on personal login IDs, वो आपको personal login IDs पे आपको भेज दिया जाएगा। The FSB, that is Final Selection Board, call up letter along with reporting instruction will be intimated to candidates on personal login ID. Personal login ID पे आपको सारी डिटेल्स भेज दी जाएंगी। FSB is conducted at the Coast Guard Selection Board located at नोएडा में ये लिया जाएगा, and spans over 5 days, और 5 दिन तक ये आपका चलेगा। द कैंडिडेट्स आर सब्जेक्टेड टू साइकोलॉजिकल टेस्ट आपसे लिया जाएगा, ग्रुप टास्क आपको दी जाएंगी, और इंटरव्यू मतलब आपका पर्सनैलिटी टेस्ट लिया जाएगा। द फाइनल सिलेक्शन विल बी कंडक्टेड टेंटेटिवली फ्रॉम February to April 2023। फाइनल सिलेक्शन इन डेट्स पे आपका रहेगा। ऑल डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट्स वेरीफाइड ड्यूरिंग PSB आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस इन ओरिजिनल। जो आपने पहले डॉक्यूमेंट जमा करवाए होंगे, मतलब जो आपने दिखाए होंगे, वो आपको ओरिजिनल में यहाँ प्रोड्यूस करने होंगे ड्यूरिंग FSB फाइनल सिलेक्शन बोर्ड के सामने। बोर्ड कॉन्फ्रेंस इज हेल्ड ऑन लास्ट डे पे आपकी बोर्ड कॉन्फ्रेंस होगी, एंड देयर आफ्टर रिकमेंडेड कैंडिडेट्स आर सेंड टू स्टेज 4। इसके बाद स्टेज 4 के लिए जो रिकमेंडेड कैंडिडेट्स होंगे उनको चुन लिया जाएगा, और स्पेशल मेडिकल एग्जामिनेशन उनका किया जाएगा। तो जो लोग अब इस मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए रहेंगे उनको किस तरीके से काम में लिया जाएगा वो हम देख लेते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन आपका कहाँ और किस तरीके से होगा वो देख लेते हैं। The candidates who clear stage 3 are required to undergo a special medical examination at base hospital न्यू दिल्ली में आपका ये रहेगा, मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। कैंडिडेट्स डिक्लेयर्ड अनफिट इन स्पेशल मेडिकल बोर्ड आर इंक्लूडेड इन द मेरिट लिस्ट, उनको मेरिट लिस्ट में तो रखा जाएगा। बिकॉज द कैंडिडेट डिक्लेयर अनफिट इन SMB स्पेशल मेडिकल बोर्ड हैव द लिबर्टी टू अपील, उसको अपील आप कर सकते हैं वर्डिक्ट को कि हम एक और चांस इसमें चाहते हैं, एंड विल रिपोर्ट फॉर अपील मेडिकल एट डेजिग्नेटेड सर्विस हॉस्पिटल विद इन 42 डेज में आप उसको कर सकते हैं SMB होने के बाद। इफ डिक्लेयर्ड अनफिट ड्यूरिंग अपील मेडिकल, अपील करने के बाद भी आप अनफिट दिए जाते हैं तो फिर आपको एक रिव्यू के लिए बोला जाएगा। दे हैव द ऑप्शन फॉर आस्किंग फॉर ए रिव्यू ऑफ द रिजल्ट्स, आप रिव्यू ले सकते हैं रिजल्ट्स का। इन दिस केस द अप्रूवल ऑफ द रिव्यू इज अकॉर्डेड फ्रॉम डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज DGFMS थ्रू डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल सर्विसेज CGHQ। If the review is approved, the designated hospital for the conduct of review is indicated in the approval
द डिसीजन ऑफ रिव्यू मेडिकल बोर्ड विल बी फाइनल एंड नो फर्दर अपील विल बी एक्सेप्टेड। अगर रिव्यू मेडिकल बोर्ड उसको पास या फेल कर देता है, उसके बाद आपको फर्दर जो अपील आप नहीं कर पाएंगे, तो फाइनल आपका इतना ही रहेगा, इसके बाद कोई अपील नहीं की जा सकती। फिर उसके बाद आता है स्टेज फिफ्थ। स्टेज फिफ्थ में क्या रहेगा वो हम देख लेते हैं। द कैंडिडेट्स हु क्लियर स्टेज फोर्थ and stand in all India merit list as per the vacancies available will be provisionally selected for training के लिए उनको चुना जाएगा and will be required to report at INA Azimala for naval orientation course। आपका ये कोर्स किया करवाया जाएगा आपको naval orientation course as per the instructions। all India merit list will be based on combined marks of stage 1 and stage third। stage 1 और थर्ड में आपके जो combined marks आए होंगे उनके बेस पे आपको मेरिट लिस्ट में डाला जाएगा। कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग एट INA Azimala फॉर ट्रेनिंग बिल फर्स्ट अंडरगो फोटो एंड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। आपका फोटो और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन उस समय पे किया जाएगा। रिजल्ट का डिक्लेरेशन। द रिजल्ट ऑफ ईच स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसीजर फ्रॉम स्टेज 1 टू स्टेज 5 कैन बी एक्सेस्ड ओनली बाय लॉगिन। जो आप कैंडिडेट की जो आपको डिटेल्स दी जाएंगी उससे आप लॉगिन करके देख सकते हैं ICG की वेबसाइट पे, इंडियन कोस्ट गार्ड की वेबसाइट पे। The result of the online examination at stage 1 will be announced tentatively within 30 days। 30 दिन के भीतर भीतर आपका जो है स्टेज 1 का रिजल्ट आपको सुना दिया जाएगा। अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ये आपको मैं बता चुका हूँ। ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड .cdac.in पे आपको अप्लाई करना है। 17 अगस्त 2022 दोपहर 11 बजे से लेकर 7 सितंबर 2022 तक शाम को 5:30 बजे तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इसको आप में और भी कोई चीज़ ऐसी है नहीं इसमें देखने के लिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी नहीं और आपको कुछ भी नहीं देखना है। स्टेज 1 एग्ज़ाम देने तक के लिए आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी तैयारी करें और स्टेज 1 को पहले क्लियर करने की कोशिश करें, ठीक है। एग्जामिनेशन फ़ीस के बारे में आपको बता दिया है। ट्रैवल एक्सपेंसेस के बारे में कुछ आपको ऐसे कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। एग्जामिनेशन सिटीज़ के बारे में हम देख लेते हैं, वो भी कोई ज़रूरी नहीं है इसमें, ठीक है। इसके अलावा ये जो हैं ये देख लेते हैं। टेंटेटिव शेड्यूल का रहेगा एग्जामिनेशन और एडमिट कार्ड कब आएंगे, ठीक है। फेज़ 1 जो रहेगा GD के लिए नवंबर 22, तो नवंबर 2022 में ये रहेगा। स्टेज 2 दिसंबर में हो जाएगी आपकी 30 दिन के रिजल्ट आने के बाद। स्टेज 3 आपका फरवरी से अप्रैल के बीच में 2023 में आपका होगा। स्टेज 4 फरवरी अप्रैल 2023। स्टेज 5 जो होगा तो एंड ऑफ जून तक तक आपका जो पूरा टोटल जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट इसमें हो जाने वाला है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ देखने का नहीं है इसमें। मेडिकल स्टैंडर्ड्स हाइट वगैरह भी कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, इतना सबका रहता है। असिस्टेंट कमांडेंट के लिए फिर भी मैं आपको बता देता हूँ 157 सेंटीमीटर्स मिनिमम्स आपकी होना चाहिए, ठीक है। और कुछ इसमें दिए होते हैं रिजर्वेशन। रिडक्शन इन हाइट फॉर कैंडिडेट्स फ्रॉम हिली एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज विल बी इन अकॉर्डेंस विद द सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रेगुलेशंस होते हैं उसके हिसाब से हिली एरियाज़ में जो लोग रहते हैं उनके लिए, ट्राइबल एरियाज़ के जो लोग रहते हैं, ट्राइबल्स जो हैं उनके लिए अलग से रिजर्वेशन रहता है। तो ये घट के शायद 152.5 के समथिंग ये आता है इसमें। असिस्टेंट कमांडेंट CPL SSA मैन और वेमेन के लिए मिनिमम 162.5 एंड मैक्सिमम 197 सेंटीमीटर्स रहेगा। लेग लेंथ मिनिमम 99 सेंटीमीटर्स आपकी होनी चाहिए। वेट प्रोपोर्शनेट टू हाइट वो रहता है ±10% एक्सेप्टेबल रहेगा। प्रोपोर्शनेट ऑफ हाइट एंड एज का होता है, ठीक है। BMI जिसे हम बोलते हैं, बॉडी मास इंडेक्स, वो रहता है और उसमें हाइट का भी सिस्टम रहता है। चेस्ट होना चाहिए वेल प्रोपोर्शनेट। मिनिमम एक्सपेंशन आपका 5 सेंटीमीटर्स का रहना चाहिए। एक्सपेंशन इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, 5 सेंटीमीटर तक आपका जो है एक्सपेंशन होना चाहिए। तब आपने सांस भर रखी है और छोड़ रखी है, उसके बीच में 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। आई साइट के लिए भी इसमें कोई आपको बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। टैटू के बारे में भी कुछ आपको बहुत जानने की ज़रूरत नहीं है। सिलेक्शन, मेरिट लिस्ट, ट्रेनिंग, रीज़न ऑफ रिजेक्शन वगैरह वगैरह, जनरल इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस, इसको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पे ग्रेड वगैरह, इसको भी कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। अदर बेनिफिट्स, इसको कुछ पढ़ने की नहीं है। डिस्क्लेमर वगैरह किसी भी चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं। तो सिर्फ इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वापस से इन्होंने देखो बोल करके इसको वापस से लिख रखा है। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 7 सितंबर 2022।
शाम को 5:30 बजे तक आपको भरना है। लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा दोस्तों कि 7 सितंबर को आप छोड़िए, 1 सितंबर तक आप अपने सारे जो भी हैं फॉर्म भर के कंप्लीट कर लें। वेबसाइट आपको यहाँ पे दे ही रखी है, joinindiancoastguard.cdac.in, ये आप देख लें। तो आप 1 सितंबर से पहले पहले ये सारे फॉर्म्स भर लें, क्योंकि बाद में टेक्निकल ग्लिचेज आ जाते हैं, वेबसाइट काम करना बंद कर देती है, कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो उससे बचने के लिए आपको ये सब देख लेना चाहिए, और वेल बिफोर एग्ज़ाम ये लास्ट डेट होती है, उससे वेल बिफोर आपको अपने फॉर्म्स भरना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, ये जो अभी आपने पीडीएफ देखी है पूरी की पूरी डिटेल एडवर्टीजमेंट की, ठीक है, ये मैं पोस्ट कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, जिसका नाम सेम है हमारा जो यूट्यूब का चैनल है, उसी के नाम से है। मैं यहाँ पे वापस से लिख देता हूँ, PRADEASY, प्रेडिजी, इसके नाम से ये रहेगा। यूट्यूब पे जो लोगो लगा हुआ है सेम लोगो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी 100%। इसके अलावा इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी आपके लिए कोई भी नोटिफिकेशन नया आता है एग्ज़ाम डेट्स को लेकर, या कोई भी और चीज़ आपको इससे रिलेटेड जो जानकारी रहेगी वो आप वहाँ पे आपको अर्जेंटली मिल जाएगी। आप जैसे ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, मैं अभी ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद ये जो पीडीएफ फाइल है वो टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पे पोस्ट कर दूंगा, तो आपको इसकी कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सेम आपको वहाँ से ही मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, आपके कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हों, क्वेश्चंस हों, आपकी क्वेरीज हों, डाउट्स हों, या फिर आप कोई सजेशंस देना चाहें इन वीडियोस को लेकर, जो भी वीडियोस हम बनाते हैं। एक और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि मैं इस चैनल पर इंग्लिश पढ़ाता हूं, और स्पेसिफिकली ज़्यादातर इस पे इंग्लिश का ही मटेरियल आपको पढ़ाया जाता है, इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, इंग्लिश के सारे टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाते हैं, वेरियस एग्जामिनेशंस के लिए आपको पढ़ाया जाता है। तो आपको इंग्लिश की अगर तैयारी करनी है, बाकी सब्जेक्ट्स की भी हम तैयारी करवाते हैं, लेकिन स्पेशल जो फोकस है हमारा इंग्लिश पे रहता है। तो इंग्लिश की आपको तैयारी करनी है तो आप प्लीज़, यही हमारा यूट्यूब चैनल भी है, प्रेडिजी वी मेक इट इजियर, आप इसको ज्वाइन कर लें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो लोग आपके साथ में हैं जो इंग्लिश की तैयारी करते हैं, किसी भी एग्ज़ाम में की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश आती है, और उनको अच्छा मटेरियल अगर चाहिए, अच्छी वीडियो चाहिए पढ़ने के लिए, तो प्लीज़ उनको भी ये आप बोलें कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इन वीडियोस को देखें। इन वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। इसके अलावा आपकी क्वेश्चन, क्वेरीज, डाउट्स और सजेशंस के लिए जो मैंने बताया है, वो मैं यहाँ पे अपना ईमेल लिख देता हूँ, जो है ANGREZI, अंग्रेज़ी, उसके बाद है INENGLISH, अंग्रेजी इन इंग्लिश @gmail.com। इस पर आप हमें ईमेल भेज सकते हैं। वहाँ पे आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, कोई सजेशंस आप वीडियोस को लेकर देना चाहते हैं, तो ये हमारा ईमेल रहेगा। आप उसके कभी भी हमें ईमेल भेजें और आपको सही समय से, टाइम से रहते हुए आपको उस पर हम रिप्लाई करेंगे 100%। इसके अलावा मैंने आपको कहा है टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लें। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको लगता है कि मैंने सही जानकारी दी है आपके वैकेंसी से रिलेटेड, या आपको पसंद आया हो ये चैनल, और आपको दूसरी वीडियोस भी आप यहाँ से देख सकते हैं इंग्लिश से रिलेटेड। इंग्लिश की बहुत सारे टॉपिक्स मैंने करवाए हुए हैं और वेरियस एग्जाम्स की हम तैयारी करवाते हैं, तो आपको वो वीडियोस भी अगर अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप उन वीडियोस को लाइक करें अगर आपको अच्छी लगती हैं तो। और अगर आपको अच्छी लगती हैं और आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना चाहते हैं कि वो भी गवर्नमेंट जॉब्स पाएँ, तो आप उनके साथ इसको शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और बेहतर वीडियोस बना सकें और हम एग्ज़ाम्स को कवर करें और अच्छे से हम आपको सर्विस दे पाएँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव फन, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू।